हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एमएमआर बेसिकली मैं पढ़ा रहा था अभी फिलहाल। तो एमएमआर में मैं चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ा रहा था, मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का चैप्टर नंबर 9 मैं भी फिलहाल पढ़ा रहा था, जिसमें रेगुलेशन नंबर 86 तक मैं पढ़ा चुका था। तो रेगुलेशन नंबर 86 तक पढ़ा चुका था। प्रीवियस वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, फोल्डर में अपलोडेड है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 87 पे। रेगुलेशन नंबर 87 क्या है? 87 है वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। सिंकिंग शाफ्ट का मतलब क्या होता है? तो जिस शाफ्ट को बनाया जा रहा हो, जिसका खुदाई चल रहा हो, एक्सकावेशन चल रहा हो, जिसमें अभी हम और खोद रहे हैं और शाफ्ट को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, शाफ्ट को बड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंकिंग शाफ्ट कहते हैं। तो वहां पे जो वाइंडिंग किया जाएगा, वाइंडिंग मतलब कि जो केज है जिसमें आदमी जाता है, या केज है जिसमें मटेरियल जाता है, तो उस टाइम हमको क्या क्या नियम कानून का फॉलो करना पड़ेगा, उस चीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट जरूर लिखा है, लेकिन आपको विंज भी दिमाग में रख के चलना है। यानी कि जो विंज होता है, राइज होता है, उसमें जब आपका केज ऊपर नीचे जाता है और उसमें भी अगर एक्सकावेशन चल रहा है, तो उस केस में आपको क्या क्या दिमाग में रखना होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, एक सेकंड। सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो शाफ्ट बना रहे हो, अगर वो शाफ्ट का जो डेप्थ है, यानी जो आप सिंकिंग कर रहे हो शाफ्ट का, उस सिंकिंग शाफ्ट में अगर डेप्थ 45 मीटर से प्लस हो जाए, 45 मीटर से प्लस हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको डिटैचिंग हुक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डिटैचिंग हुक लगाना पड़ेगा। अब ये डिटैचिंग हुक क्या होता है? देखो, डिटैचिंग हुक बोलो या सेफ्टी हुक बोलो, दोनों एक ही चीज है। डिटैचिंग हुक बोलो या सेफ्टी हुक बोलो, दोनों एक ही चीज है। ये समझ में अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल साधारण शब्दों में। देखिए ऐसा है, जो केज होता है ना, केज और रस्सा, इन दोनों के बीच में एक पूरा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, पूरा अरेंजमेंट होता है जो लगाया जाता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जिसको लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन गियर। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन गियर कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस पूरे अरेंजमेंट में एक हुक लगाया जाता है जिसको बोलते हैं सेफ्टी हुक। सेफ्टी हुक, इसी का नाम है डिटैचिंग हुक। क्या नाम है इसकी का? इसी का नाम है डिटैचिंग हुक। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जब बेल प्लेट से, ठीक है, ये पूरा असेंबली है, सरफेस में है, ये सरफेस में जो टावर जैसा आपको दिखता है हेड गियर, उसमें बेल प्लेट लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? बेल प्लेट। तो जब बेल प्लेट से क्रॉस करता है ना वो रस्सा, तो सेफ्टी हुक में पिन लगे होते हैं, पिन सॉफ्ट टाइप के पिन होते हैं, वो पिन टूट जाता है और सेफ्टी हुक कैंची के जैसे खुल जाता है, कैंची के जैसे। ठीक है, जैसे कैंची होता है ना घर का, वैसे ही खुल जाता है और पूरा का पूरा केज उसी में लटक जाता है। इसी कैंची में बेल प्लेट के मदद से, साइड साइड में बेल प्लेट रहता है, जब बेल प्लेट से पार करता है वहां पे, तो पिन टूट के बेल प्लेट पे लटक जाता है। फिर हम रस्सा को खोल सकते हैं और आदमी और ऊपर नहीं जाएगा, मतलब केज वहीं तक जाएगा, केज उससे ऊपर नहीं जाता है। तो सेफ्टी हुक, डिटैचिंग हुक, अगर आपसे पूछेगा कि भैया अगर सिंकिंग शाफ्ट है तो कितना डेप्थ पे लगाओगे, आपसे सवाल क्या करेगा? आपसे सवाल करेगा कि अगर आप सिंकिंग शाफ्ट यानी कोई शाफ्ट खोद रहे हो, उस केस में आप जो सेफ्टी हुक लगाओगे, सेफ्टी हुक लगाओगे या डिटैचिंग हुक लगाओगे, या डिटैचिंग हुक लगाओगे, ये कितना डेप्थ पे लगाओगे, शाफ्ट का डेप्थ कितना से ज्यादा होने पे लगाते हो। तो याद रखिएगा, 45 मीटर से जैसे आप प्लस हो जाते हो, उस केस में आपको डिटैचिंग हुक, सेफ्टी हुक लगाना है। अब देखिए, इससे पहले जो मैंने रॉप साइकिल बताया था, यानी क्या बताया था? हमने कहा था कि जो आपका केज होता है, केज के ऊपर बहुत सारे रस्से लगे होते हैं, ऊपर में रॉप का कैपिंग होता है। ठीक है, रॉप कैपिंग से एक छोटा सा रस्सा निकाल के रखते हैं, उसको रॉप साइकिल बोलते हैं। तो उसका जो सरफेस है, उसका डिस्टेंस आपको मैंने बताया था कि गियर वाला है या नॉन गियर वाला है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नॉन गियर वाला को आप क्या बोलते थे? नॉन गियर वाला को आप डायरेक्ट एक्टिंग बोलते थे, याद कीजिए, डायरेक्ट एक्टिंग बोलते थे। और गियर वाला को आप बेसिकली, गियर वाला को तो आप गियर वाला ही बोलते थे, है ना।
जस्ट अ सेकेंड। तो उसमें मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर गियर वाला है तो 3.6 मीटर दूरी होना चाहिए, और अगर नॉन गियर वाला यानी डायरेक्ट एक्टिंग है तो 7.5 मीटर होना चाहिए। यहाँ पे भी एक नियम है, शाफ्ट सिंकिंग में एक नियम है। वो क्या नियम है तो याद रखिएगा, शाफ्ट सिंकिंग में भी जो रॉप साइकिल है वहां से सरफेस तक का जो ये दूरी होता है रॉप साइकिल से डिटैचिंग हुक का दूरी, क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है, वो होता है आपका 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। तो याद रखिएगा जो गियर वाला था वो भी 3.6 था, है ना, और यहाँ पे जो सिंकिंग शाफ्ट होगा उस टाइम भी 3.6 मीटर रहेगा। ये दोनों डाटा कॉमन है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। समझ में नहीं आ रहा है रॉप साइकिल क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया बहुत ही डिटेल में, ठीक है, उसको जाके देखो। रेगुलेशन नंबर मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप उसको जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ रेगुलेशन नंबर। रेगुलेशन नंबर 84 मेन वाइंडिंग जब मैं पढ़ाया था तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था इस चीज के बारे में, तो आप जाके वहां पे देखो। अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि सिंकिंग शाफ्ट में 3.6 मीटर होता है, ठीक है। अब आगे क्या क्या है वो हम समझते हैं, ठीक। अब कहा गया है कि जब आप का जो शाफ्ट है 150 मीटर से ज्यादा गहरा हो जाता है, आप सिंकिंग कर ही रहे हो, 150 मीटर से ज्यादा गहरा हो जाता है, तो आप क्या करोगे, जिस बकेट में, बहुत सारे ऐसे बकेट होते हैं गोल टाइप के, उसमें क्या होता है, उसमें आदमी खड़ा होता है, उसमें रस्सा से फंसा रहता है, पूरी तरह से सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा रहता है, और ये ऊपर नीचे जाने का काम करता है। लेकिन क्या होता है, जब आपका 150 मीटर से ज़्यादा हो गया डेप्थ, तो उस केस में जो आपका केज है चाहे आपका बकेट है, केज है चाहे आपका बकेट है, उस बकेट के ऊपर में एक छत लगा होना चाहिए, एक छत लगा होना चाहिए, कैनोपी लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिंकिंग शाफ्ट में प्रोटेक्टिव रूफिंग जो होता है वो आपका बेसिकली 150 मीटर पे लगाया जाता है, ठीक है। कितना मीटर पे लगाया जाता है, 150 मीटर पे लगाया जाता है। ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और एक विशेष बात क्या है कि जो केज होता है ना, केज के साइड में गाइड्स लगाए जाते हैं, यानी कि कुछ रेल की पटरियां समझ लो, जिसके ऊपर जैसे रेलगाड़ी रेंगता है ना, वैसे ही दोनों तरफ चार हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। उसी के बीच में क्या होता है, जो हमारा केज है, ठीक है, जो हमारा केज है वो हमारा उसी के आगे, मतलब उसी के बीच में रेंगता है, ठीक है। उसको बोलते हैं गाइड्स। क्या बोलते हैं उसको, गाइड्स बोलते हैं। तो कहा गया है कि जो गाइड्स होगा वो लगाया जाएगा, जब आप सिंकिंग शाफ्ट कर रहे हैं तब लगाया जाएगा। और एक चीज बोला गया है, ठीक है, ये कब लगाते हैं हम लोग, जब 150 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाता है ना शाफ्ट का, तब आपको गाइड लगाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 मीटर से ज्यादा जब हो जाता है आपका, तो हमको गाइड्स लगाने पड़ते हैं। 150 मीटर से ज्यादा डेप्थ अगर हो गया है सिंकिंग शाफ्ट का, ठीक है, उस केस में आपको गाइड्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब गाइड जो होगा वो कहां तक लगा के रखेंगे, क्वेश्चन है कि मान के चलिए ऐसा है कि हमारा जो शाफ्ट है वो शाफ्ट हमारा 300 मीटर तक हम खोद चुके हैं, ठीक है, 300 मीटर तक खोद चुके हैं। तो हमारा जो गाइड होगा वो गाइड हम कितना लगा के रखेंगे, तो जो हमारा बॉटम है उससे कम से कम, ठीक है, हमारा जो बॉटम है उससे कम से कम 22.5 मीटर के अंदर तक हमको लगा के रखना पड़ता है। मतलब गाइड हम लोग ऊपर से ऑब्वियस सी बात है लगाते हुए आएंगे, ऊपर लगाएं, ये लगाएं, फिर आगे बढ़ाएं गाइड को, फिर एक्सटेंड किए, फिर आगे बढ़ाएं गाइड को, फिर आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं। तो हम ऐसा आगे बढ़ाते इतना दूर तक रखेंगे कि कम से कम 22.5 मीटर के अंदर आ जाए, कम से कम 22.5 मीटर के अंदर आ जाए फ्लोर से 22.5 मीटर के अंदर तक कम से कम आपका गाइड्स होने चाहिए। फ्लोर के 22.5 मीटर के अंदर में कम से कम गाइड्स होने चाहिए। इस चीज का आपको खास ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या कहा गया है, इस रेगुलेशन में कहा गया है कि जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो सिग्नलिंग सिस्टम का हर 24 घंटे में एक बार जांच किया जाता है गहन, कि कहाँ काम कर रहा नहीं कर रहा। इसके लिए हम लोग अलग से कंपिटेंट पर्सन रखते हैं जो जाके ऐसा जांच करता है, सिग्नलिंग सिस्टम का जाके जांच करता है, ठीक है। चलिए, अभी क्या है, सिंकिंग शाफ्ट का
बेल सिस्टम है, जो मैंने प्रीवियस क्लास को अगर आप नहीं देखे हो ना यार, आप ना शाफ्ट का एक भी वीडियो मिस मत करो। आप बीच से देख रहे हो आपको नहीं समझ में आएगा, आप ये काम करो, वाइंडिंग शाफ्ट का पहला वीडियो से शुरू करो और देखो, ठीक है। सिंकिंग शाफ्ट का जो बेल सिग्नल है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी, 4 घंटी होता है। 1 घंटी का मतलब होता है स्टॉप यानी कि रोको, दूसरा घंटी का मतलब होता है लोअरिंग यानी कि नीचे उतारो, तीसरा घंटी का मतलब होता है कि राइजिंग, या तो राइजिंग है या तो ढीला रस्सा सीधा करो, ठीक है। जो रस्सा आपका ढीला है, ठीक, उसको सीधा करो, टाइट करो, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। या तो 3 घंटे का एक और मतलब हो सकता है, 3 घंटे का मतलब होता है राइजिंग, 4 घंटे का मतलब ये होता है राइजिंग। ढीला रस्सा सीधा करो, जब आदमी सवार है, आदमी अगर केज में चढ़ा है तो आदमी को पता नहीं ना वो ऊपर वाला को, तो वो झटके से करेगा काम, तो इसीलिए हम लोग अलग से एक सिग्नलिंग सिस्टम रखे हैं। 4 घंटी, 4 घंटी मारेगा तो समझ जाएगा कि भाई आदमी सवार है उसमें, तो हमको बहुत सावधानी से जो ढीला रस्सा है केज का, उसको हमको धीरे धीरे करके सीधा करना है। इस चीज का हम खास ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ और पॉइंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, समझिएगा। एक केज है, एक शाफ्ट है, सॉरी, ये शाफ्ट हमारा पूरी तरह से वर्टिकल है। ये शाफ्ट हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट जो है वो पूरी तरह से वर्टिकल है। तो एक तो हो गया ये वाला बात। अभी क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो शाफ्ट है, ठीक है, हमारा जो शाफ्ट है उस शाफ्ट को हम थोड़ा सा इंक्लाइन करके बनाया है। इंक्लाइन शाफ्ट बना सकते हैं क्या जी? बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो इंक्लाइन शाफ्ट है या हमारा इंक्लाइन विंज है। विंज जनरली शाफ्ट जो विंज होता है वो हम लोग को ज़्यादातर विंज होते हैं वो इंक्लाइन करके थोड़ा सा रखना पड़ता है, या तो पूरी दूरी तक या तो थोड़ा दूरी तक हमको इंक्लाइन करके चलाना पड़ता है। तो हमारा जो विंज है या शाफ्ट है, अगर वो इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल से 35 डिग्री से ज़्यादा है, 35 डिग्री से कम है तब तो कोई नियम अलग से नहीं है, लेकिन अगर 35 डिग्री से ज़्यादा है तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में 45 मीटर से ज़्यादा भी डेप्थ भी देखेंगे भाई, हमारा जो डेप्थ है अगर वो भी 45 मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में नीचे में जहाँ पर भी आदमी काम करता है, जहाँ पर भी आपका लैंडिंग वगैरह है, उन सभी जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव रूफिंग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रोटेक्टिव रूफिंग देना पड़ेगा। हमने क्या कहा, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 45 मीटर से ज़्यादा डेप्थ होता है तो हम लोग नीचे में बॉटम में क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाते हैं यानी छत लगाते हैं। लेकिन वही वाला यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दिया है कि अगर 35 डिग्री से ज़्यादा है और डेप्थ हमारा 45 नहीं भी है, मान के चलिए डेप्थ कम है, हमने ऐसा किया 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन का बनाया और इसका जो डेप्थ है वो 20 मीटर ही है, तब भी इस केस में भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो बॉटम है नीचे में जहाँ पे आदमी काम करता है उसके ऊपर में हमको एक छत देना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव रूफिंग देना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव रूफिंग देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ऐसा है जो शाफ्ट है, शाफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट में हम लोग को बहुत जगह पे स्केफोल्ड लगाना पड़ता है। स्केफोल्ड का क्या मतलब होता है? स्केफोल्ड का मतलब होता है मचान। मचान मतलब जिसके ऊपर में आदमी खड़ा होकर काम करता है ना, बहुत सारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो आप देखे होंगे बीच बीच में ऐसे स्केफोल्ड टाइप के बने होते हैं, उसके ऊपर में आदमी खड़ा होकर काम करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्केफोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्केफोल्ड बोलते हैं, स्केफोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी हम लोग कवर भी कहते हैं, कवर भी कहते हैं, ओके, कभी कभी हम लोग कवर भी कहते हैं। कवर बेसिकली क्या होता है, पतला सा छोटा सा स्टैंड जैसा होता है, इसमें पैर रख के खड़ा हो सकता है। तो स्केफोल्ड हो या कवर हो, क्या कह रहा है, स्केफोल्ड हो या कवर हो, ठीक है, उसको हम लोग ऐसा रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि अगर हमारा शाफ्ट वर्टिकल हो, शाफ्ट वर्टिकल हो मतलब पूरा 90 डिग्री में खड़ा हो, है ना। अगर शाफ्ट हमारा वर्टिकल हो तो उस केस में जो हमारा बॉटम है, जो हमारा बॉटम है उस बॉटम से 22.5 मीटर से ज़्यादा डेप्थ ना हो, 22.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे ना लगा हो, उसके नीचे ही लगा हो, ठीक है, 22.5 मीटर के नीचे ही लगा हो, उसके ऊपर उसको क्रॉस करके, ऐसा नहीं कि 40 मीटर पे हम लगा दिए तो वहाँ से गिरेगा तो ज़्यादा दिक्कत है ना। 22.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब 22.5 मीटर आप कैलकुलेट करो ना यार, 3.5 मीटर का लगभग एक फ्लोर होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम 3 गुना कर दें
10.5 नहीं, एक सेकेंड, और प्लस 10.5 कर दो तो हो जाएगा आपका 0.121। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 6 फ्लोर से ऊपर तक का डेप्थ हो जाता है। मतलब 6 तल्ला के ऊपर आप खड़े हो, 6 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो, तो वहां से अगर आप नीचे देख रहे हो ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन वही वाला 10 तल्ला 20 तल्ला के ऊपर खड़े हो आप देखोगे तो बहुत किसी को हाइट से डर लगता है, तो चक्कर वक्कर आता है, बहुत सारा समस्या हो सकता है। इसीलिए जो हम लोग हाइट है वो एक लिमिट तक ही रखते हैं। मतलब जो हमारा स्केप होल्ड है जहाँ पे आदमी खड़ा होकर काम करेगा वो आपका बॉटम से 22.5 मीटर के अंदर 22.5 मीटर के अंदर होगा। कब? जब आपका वो जो शाफ्ट है या विंज है वो वर्टिकली खड़ा है, शाफ्ट है या विंज है अगर वो वर्टिकली खड़ा है तो उस केस में आपको 22.5 मीटर के अंदर में स्केफोल्ड लगाना है। लेकिन यही वाला अगर थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता और उस केस में आप कहीं पे स्केफोल्ड लगाए हो, तो इसका जो लेंथ है 30 मीटर से ज़्यादा, जब मतलब 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर में ही हमको स्केप होल्ड लगाना है। तो अगर विंज या आपका शाफ्ट इंक्लाइन हो तो उस केस में आपको छूट मिलता है, आप 30 मीटर के अंदर तक में लगा सकते हो स्केप होल्ड। लेकिन अगर वही वर्टिकल होता तो वर्टिकल के केस में मैंने क्या बताया, 22.5 मीटर के अंदर में आपको स्केप होल्ड लगाना है। ठीक है, स्केप होल्ड लगाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, चलिए, बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। बहुत बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बड़ा है यार ये वाला। ठीक है, इसीलिए जितना पॉइंट हो सकता है वो मैं पहले चाहता हूँ कवर कर दूँ, फिर आप रीडिंग डाल लेना, है ना? ठीक है, कोई पॉइंट बेसिकली मिस नहीं होना चाहिए, मेरा ये टारगेट है। इसके बाद कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं कि जो मैनेजर होता है, मैनेजर द्वारा निर्धारित किया जाता है कि केज में कितने व्यक्ति चढ़ते हैं, और जो आपका विंज है या जो हमारा शाफ्ट का मुंह है या जहाँ पर भी लैंडिंग है, जहाँ पर भी आदमी उतरता चढ़ता है, इन सभी जगह पे हमको क्या करना पड़ता है, एक नोटिस लगा देना पड़ता है जिसमें लिखा रहता है कि कितने आदमी मैक्सिमम आप चढ़ सकते हो। और ये मैनेजर कैसा हिसाब करता है, 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन के हिसाब से एरिया का हिसाब होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन ये एक आदमी के लिए होता है। अगर मान के चलिए हम बोलेंगे कि 20 आदमी चढ़ाना है तो 20 इंटू 0.2 हो जाएगा, इसको काटेंगे, यहाँ 0 बैठ गया, 0 हो गया, मतलब 2 मीटर स्क्वायर का हमको केज का एरिया रखना पड़ेगा, तब जाके इसमें 20 आदमी खड़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हिसाब किताब इसका होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन होना चाहिए केज का एरिया, जो कि मैनेजर निर्धारित करता है, और मैनेजर बताता है कि केज में कितना आदमी चढ़ेगा कितना नहीं चढ़ेगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रख लेना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा आगे, पॉइंट वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा आगे की बातें। कुछ और पॉइंट तो नहीं मिस हो गया भाई? हाँ ठीक है, पॉइंट नहीं मिस हुआ है, बाकी आपको रीडिंग डालना है, आप रीडिंग डाल लेना। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट लिखा हुआ है, अब अगला रेगुलेशन जब नहीं इसी में। ठीक है, एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है समझिएगा। एक मान के चलिए शाफ्ट है, अब ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट का डेप्थ हमको कम रखना है, या फिलहाल अभी लंबा टाइम के लिए इसका डेप्थ जो है वो कम है। ठीक है, तो अगर डेप्थ कम है तो उस केस में आप क्या करोगे, छोटा रास्ता इस्तेमाल करोगे, छोटा लेंथ का रास्ता इस्तेमाल करो। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपका कुआं कम गहरा है तो आप रास्ता ज़्यादा क्यों खरीद के लाओगे, आप छोटा रास्ता लाओगे, रस्सी इसमें बाल्टी बांधोगे, पानी उठा लोगे। लेकिन अगर वही वाला डेप्थ ज़्यादा होता तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता, डेप्थ ज़्यादा होने के कारण आपको जो रस्सी लेके आते हैं आप कुआं के लिए, वो रस्सी लंबा होता। ठीक है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया, कॉमन चीज़ें हो गई। अब की एक बात और समझिएगा, ऐसा है कि आप कोई कुआं से पानी खींच रहे हो। ठीक है, आप कुआं से पानी खींच रहे हो, ये है आपका, एक सेकेंड मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका बाल्टी है। ठीक है, बना नहीं पूरा परफेक्ट, लेकिन मान लो कि आप कुआं से पानी खींच रहे हो और ये बाल्टी है। ठीक है, ये क्या है, ये बाल्टी है। तो अगर ये कुआं ज़्यादा गहरा होता
तो आपके रस्सी पे ज्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि लगातार वो पानी को खींच रहा है ना, धीरे 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 करके आप ऊपर आ रहे हो, धीरे धीरे करके आप ऊपर आ रहे हो, धीरे धीरे करके आप रस्सी को ऊपर खींच रहे हो, तो उस पे क्या होता है, ज्यादा वजन पड़ता है रस्सी का। इसीलिए रस्सी ज्यादा मजबूत रखना था, रस्सी ज्यादा मजबूत रखना था, ठीक है, ज्यादा मजबूत रखना था। मतलब डेप्थ जितना ज्यादा रहेगा कुआं का, रस्सी का भी उतना ही ज्यादा मजबूती होना जरूरी है, ठीक है। जितना कम डेप्थ रहेगा, अगर आप रस्सी थोड़ा सा कम मजबूत इस्तेमाल करते हो तो चल जाएगा। अब आते हैं आगे। देखिए ऐसा है, जो रस्सी इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जो रस्सी यानी कि जो रॉप आप इस्तेमाल करते हो वाइंडिंग में, उसको मटेरियल के हिसाब से, ठीक है, उसको मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से हम दो मटेरियल का बनाते हैं। मटेरियल का, दो मटेरियल का रस्सा बनता है। एक जो मटेरियल है वो कमजोर टाइप का होता है, और एक जो मटेरियल है वो हार्ड टाइप का, मजबूत टाइप का होता है। क्या है, अगर 30 मीटर या उससे कम, अगर 30 मीटर या उससे कम है डेप्थ ऑफ शाफ्ट, डेप्थ ऑफ शाफ्ट अगर 30 मीटर या उससे कम है, तो उस केस में जो आप रस्सा इस्तेमाल करोगे वो करोगे वाइट मेटल का रस्सा। इसका इस्तेमाल करोगे, वाइट मेटल का रस्सा इस्तेमाल करोगे। वाइट मेटल का रस्सा इस्तेमाल क्यों करोगे, क्योंकि ये हल्का होता है, हल्का होने के साथ साथ मजबूत होता है, नॉट बहुत ज़्यादा मजबूत, लेकिन हाँ एक लेवल तक मजबूत भी होता है, हल्का होता है। इससे हमारा जो ड्रम है उसमें कम वजन पड़ता है, हमको इंजन भी कम कैपेसिटी का लगाना पड़ता है, और हमको इसके चलते बहुत सारे अप्रूवल जो है वो कम लेने पड़ते हैं, और हमारा काम भी उसमें चल जाता है, ठीक है। लेकिन यही वाला अगर 30 मीटर से ज़्यादा डेप्थ है, 30 मीटर से ज़्यादा डेप्थ है, तो इस केस में जो रस्सा जिस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। अब ये कैसे बनता है आपको समझाते, समझिएगा। देखिए मेटलर्जिकल फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे रस्सा को क्या किया जाता है, रस्सा को गरम किया जाता है, रस्सा को गरम किया जाता है, और गरम तब तक किया जाता है जब तक ये रस्सा लाल ना हो जाए, लाल हो जाता है इस रस्सा को। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एनिलिंग वाला प्रोसेस करते हैं। एनिलिंग का मतलब क्या होता है, एनिलिंग का मतलब होता है कोई भी मेटल को जब आप गरम करते हो और गरम करके उसको पीटते हो, तो उससे क्या होता है, उससे जो उसका सरफेस एरिया है वो दब जाता है, कम हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, जिसके चलते वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, और मजबूत हो जाता है। वही एनिलीन का प्रोसेस इसमें इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर में। क्या करेंगे, रस्सा को लाल करेंगे, गरम करेंगे, गरम करने के बाद फिर उसको पीटेंगे, पीटने के बाद फिर उसको गरम करेंगे, फिर पीटेंगे, फिर उसको थोड़ा सा खींचेंगे दोनों तरफ से, फिर पीटेंगे, फिर खींचेंगे, फिर पीटेंगे, फिर खींचेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर गरम करेंगे, फिर पीटेंगे, ऐसा कर करके उसको अच्छा खासा मजबूती देते हैं और लंबा भी हो जाता है। तो इस केस में जो हमारा रस्सा है उसका टूटने का जो कैपेसिटी है, टूटने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है। तो कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर कैसे बनता है आपको मैंने बता दिया। व्हाइट मेटल, हल्के मेटल का बनाया जाने वाला एक रस्सा होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 30 मीटर या 30 मीटर से कम है व्हाइट मेटल। अभी जो किताब पढ़िएगा ना उसमें कुछ उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा मतलब लिखा यही चीज़ है लेकिन तरीका अलग है। उसमें लिखा हुआ है कि 30 मीटर, मैं पढ़ ही देता हूँ, 30 मीटर से कम गहराई वाली शाफ्ट और इविंच को छोड़कर सभी जगह पे हम कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो छोड़कर बोला है ना कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, तो 30 मीटर से ज़्यादा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़िएगा किताब में, तो पढ़ने के बाद गर्म मत हो जाइएगा कि मास्टर गलत पढ़ा है। आप पहले अपना एक बार आत्मलोकन कर लीजिएगा, उसके बाद मेरे को बोलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा है यार ये वाला, बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। इसमें मैंने जो आपको पढ़ाया वो रेगुलेशन नंबर 87, रेगुलेशन नंबर 87 मैंने पढ़ाया, वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया। अब इसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक आध पॉइंट वाइंडिंग रॉप का भी पढ़ा दिया। तो रेगुलेशन नंबर 87 खत्म हो गया, आप रीडिंग डाल लीजिएगा। रेगुलेशन नंबर 88 पे आते हैं। 88 में दिया हुआ है वाइंडिंग रॉप। क्या दिया हुआ है, वाइंडिंग रॉप दिया हुआ है, वाइंडिंग रस्सा। तो उसका जो पॉइंट मैंने अभी आपको पढ़ाया कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर वाला और वाइट मेटल वाला, तो वो चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है, अगर आप एक केज लगा रहे हो, उस पर रस्सा डाल रहे हो,
तो आपका नियम क्या है, आप गाइड का इस्तेमाल करो। गाइड साइड में लगा रहता है जो इस केज को हिलने डुलने नहीं देता है, इधर जाने या इधर जाने नहीं देता है केज को, बल्कि केज एकदम सीधा नीचे जाता है और सीधा ऊपर जाता है, हिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी अगर हम गाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, उस जगह पे जो हमारा रस्सा होगा, ठीक है, जो हमारा रस्सा होगा वो नॉन स्पिनिंग नेचर का होगा, नॉन स्पिनिंग नेचर का होगा। अब अगर कुआं से पानी खींचे होगे ना तो आपको पता होगा ये क्या होता है नॉन स्पिनिंग नेचर। अगर नहीं खींचे हो तो कोई बात नहीं, अब जाके घर, किसी का घर में जाके कुआं से पानी खींचो तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये जो बाल्टी बांधे हो आप रस्सा से और इस रस्सा को आप खींच रहे हो, तो इससे क्या होता है, बाल्टी लगातार घूमते रहता है, ऐसे गोल 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 घूमते रहेगा, गोल 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 घूमते रहेगा और ऊपर आएगा, फिर कभी उल्टा घूमेगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसा कर करके घूमता है। इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। ऐसा रस्सा को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग रस्सा। इससे क्या होता है, बाल्टी के अंदर जो पानी रहता है वो पानी भी घूमता रहता है, घूमता रहता है, और कुछ कुछ पानी गिरते रहेगा, कुछ कुछ पानी बाल्टी से छपक छुपुक छुपुक छपक छपक छुपुक छुपुक छपक ऐसे करके गिरते रहेगा, गिरते रहेगा। अगर पानी खींचे हैं वही वहां से तो आपको पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर ऐसा ही हमारा केज होता, केज में आदमी चढ़े होते हैं और हम ऐसा ही रस्सा को बांध के खींच रहे होते तो क्या होता, ये केज भी इधर जाता, कभी कभी इधर जाता, तो ये केज से भी चिपुक छपक होता। एक आदमी गिर गया, फिर दूसरा आदमी गिर जाता, फिर तीसरा आदमी कहीं जाके ऊपर में गिर जाता, तो इसमें दिक्कत हो जाता ना भाई। तो इसीलिए इसमें जो रस्सा इस्तेमाल करते हैं, अगर हम गाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो नॉन स्पिनिंग रस्सा इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्पिनिंग नेचर का। इसका मतलब ऐसे रस्सा जो एकदम लॉक्ड टाइप के होते हैं, वो घूमते नहीं है भैया, वो एकदम स्टेबल नीचे जाएंगे, लोहा जैसा, एकदम लोहा जैसा ऊपर आएंगे, वो घूमेंगे नहीं, वो सर्कुलर टाइप का पाथ मोशन नहीं लेते हैं। तो नॉन स्पिनिंग टाइप का नेचर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे गाइड रोप इस्तेमाल नहीं करते हैं वहां पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ऐसा है, समझिएगा, एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। एक रस्सा है, इस रस्सा से एक केज बंधा हुआ है, ठीक है। इस केज में आदमी है, हम क्या कर रहे हैं, हम केज का जो वजन है प्लस आदमी का जो वजन है, ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा टोटल वजन आ जा रहा है, ये केज का टोटल वजन कितना है, ठीक है। तो मान के चलती कि ये जो रस्सा है, ये रस्सा 5000 किलो तक वजन सह सकता है। एक एग्जाम्पल दे रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा होता है इससे कैपेसिटी, बट हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 5000 किलो तक ये वजन सह सकता है। तो हम ऐसा देखें कि जो हमारा केज का वजन है वो 1000 किलो है। इसके बाद जब उसमें 10 आदमी हम चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, 10 आदमी चढ़ा दे रहे हैं, तो 700 किलो और वजन हो जा रहा है, ठीक है, 700 किलो और वजन हो जा रहा है। तो टोटल वजन कितना हो जा रहा है, 1700 किलो। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि जब 1700 किलो, 1800 किलो, 20 किलो, 2000 किलो, 2500 किलो इस टाइप का वजन डाल रहे हैं, तो केज बहुत आराम से ऊपर जा रहा है, बहुत आराम से नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि वजन बढ़ाते 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 हम क्या कर दिए हैं, 4500 किलो कर दिए हैं, ठीक है। उसी तरह से वजन बढ़ाते 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 हम 5000 किलो कर दिए। अब जैसे ही हम 1 किलो वजन बढ़ाएं, जैसे ही 5001 किलो हुआ, ये रस्सा बीच से टूट गया, खटाक से टूटा, टूट के केज नीचे गिर गया। आदमी जो इसके अंदर था उसको, वो तो खैर तेलंडी में चला गया, है ना, नरक में चला गया। लेकिन रस्सा टूटा कब, जो हमारा कैपेसिटी एक रखे थे उससे जस्ट 1 किलो भी ऊपर हुआ तो टूट गया। ऐसे कैपेसिटी को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ऐसे क्षमता को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब जिस पॉइंट पे एग्जैक्टली टूट जाए, जिस पॉइंट पे एग्जैक्टली हमारा रस्सा टूट जाए, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग लोड या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ब्रेकिंग लोड भी बोल सकते हो इसको, कि इस पे हमारा टूट रहा है। अब इसका कैपेसिटी हम जब निर्धारित करेंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कई गुना नीचे रहेगा, कई गुना नीचे रहेगा। जैसे ट्रेन में होता है ना भैया कि 1 से 85 तक बैठने का सीट होता है जनरल बोगी में, अगर आप जनरल बोगी गए होगे तो। लेकिन ये सरकार मानती है कि 1 से 85 तक सीट है। हम लोग कितना चढ़ते हैं, 350 से 400 आदमी, 350 से 400 आदमी उस जनरल कोच में चढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी तो 500 हो जाते हैं। अब इतने लोग अगर एक जनरल बोगी में चढ़े हैं, जबकि उसका सीट का सीटिंग कैपेसिटी है 85, बट चढ़ कितना रहा है, 300 से 500। लेकिन जो ट्रेन का डब्बा है और ट्रेन का जो कैपेसिटी है उसमें लिखा जरूर है कि इतना है, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ होगा, ब्रेकिंग लोड होगा, फेलियर लोड होगा, वो कम से कम नहीं तो 10,000 या 5,000 आदमी का होगा।
5000 आदमी का होगा, कम से कम 5000 आदमी का। मतलब समझ रहे हो कि जो आपका कैपेसिटी आप रखे उससे कितना गुना ज्यादा ब्रेकिंग लोड होता है। तो ब्रेकिंग लोड जितना होता है उससे कई गुना नीचे तक हम कैपेसिटी को डिसाइड करके रखते हैं, क्योंकि हमको पता रहता है भैया कि अगर हम 16 आदमी लिखेंगे केज पे ना, कि केज में 16 आदमी ही जा सकता है, तो 16 की जगह उसमें 26 आदमी जरूर चढ़ेगा। तो हमारा कैपेसिटी कम से कम 50 आदमी तक का होना चाहिए, कि 50 आदमी भी उसमें लटक जाए तब भी वो टूटे नहीं। इस टाइप का हम रस्सा इस्तेमाल करते हैं। इसी गुना को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी गुना को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कि कई गुना हम ज्यादा रखते हैं। तो कितना गुना ज्यादा रखते हैं? जैसे 10 गुना रख दिए तो 10 गुना हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 9 गुना रख दिए तो 9 गुना हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए अब समझिएगा आगे। अब कुछ सर्कुलर के पॉइंट्स है जो हम आपको बताना चाहेंगे, आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे, कि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत मजेदार तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, तो सर्कुलर में क्या क्या पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं। कहा गया है कि अगर शाफ्ट का डेप्थ, ठीक है, शाफ्ट का डेप्थ 300 मीटर से प्लस है, तो उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा तो वो कितना होगा? वो आपका 10 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 से कम नहीं होना चाहिए। अभी जैसे 300 मीटर से लेकर के 500 मीटर तक डेप्थ है, तो अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा कम करते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उतना गुना मार्जिन लेके चले। अगर कम डेप्थ है तो हम ज़्यादा मार्जिन लेके चल पाते, बट ज़्यादा डेप्थ है तो हमारा खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर हमको उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना सही नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 300 से 500 है तो 9 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। अगर 500 से 700 है तो आपका कितना होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 700 से 1000 है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर 1000 से 1500 है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए? 6 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर 1500 से ऊपर है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 से कम नहीं होना चाहिए। अब इसको याद करोगे ना, बहुत सिंपल है यार, याद करने वाली बात ही नहीं है, इसको खाली देख लोगे याद हो जाएगा। 300 मीटर, फिर 300 से 500, 500 से 700, 700 से 1000। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 700 से 1000, 200 उधर बढ़ रहा था लेकिन यहाँ 300 बढ़ा है। फिर 1000 से 1500 एक अलग रेंज है, और 1500। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब ये याद कराना पड़ेगा क्या? लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत बार पूछा है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, शाफ्ट का डेप्थ पे डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। देखिए ऐसा है कि जो हमारा रस्सा होता है ना, रस्सा वाइंडिंग का जो रॉब होता है, इस रॉब का हम लोग शुरू में जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं? 3 मीटर का लगभग टुकड़ा काटते हैं, और टुकड़ा काटने के बाद इसको हम लोग लैब में भेजते हैं। बहुत सारे ऐसे लैब होते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जांच करते हैं, उस लैब में हम लोग भेजते हैं जो ऑथराइज लैब है। उसके बाद ये लैब वाला क्या करता है? 3 मीटर टुकड़ा को अलग अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करता है, खींचता है, टानता है, दबाता है, और बताता है कि भाई कितना कितना कैपेसिटी रॉब का है, वो कि सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट हमको बचा के रखना है, संभाल के रखना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा रस्सा होता है, रस्सा का जो लाइफ है, आपसे अक्सर पूछेगा वाइंडिंग रॉब का लाइफ कितना होता है, तो वाइंडिंग रॉब का लाइफ होता है 3.5 साल। इसी तरह से यहाँ पे सस्पेंशन गियर का भी पूछता है, सस्पेंशन गियर का लाइफ कितना होता है, तो आप कहोगे 6 साल, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा क्योंकि ये CMR का डाटा है। 6 साल CMR में लिखा हुआ है सस्पेंशन गियर का लाइफ, तो ये गलत हो जाएगा। अगर MMR की बात करें तो 10 साल होता है, ध्यान दीजिएगा, 10 साल होता है MMR में सस्पेंशन गियर का लाइफ। तो लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर पूछेगा कभी भी तो फटाक से आपको समझ के सोच के टिक मारना है। CMR है तो 6 साल, MMR है तो 10 साल। लेकिन वाइंडिंग रॉब का दोनों जगह पे कॉमन है, तो यहाँ पे आपको खुश होने वाली बात है। लेकिन आपको एक चीज बताते हैं कि जहाँ पे डाटा चेंज होता है ना CMR और MMR का, जनरली वही सब डाटा वाला क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब 6 साल मार के आओगे ना तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा भैया। आपको ऑप्शन में भी रहेगा 6 साल, गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा। बाद में देखोगे तो पता चलेगा अरे यार MMR में इतना था यार, उसमें अलग था यार, उसमें अलग है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया।
इसके बाद होता है कैपिंग। कैपिंग क्या होता है? जो आपका रॉब कैपल होता है, रॉब कैपल होता है, वाइंडिंग वाला चैप्टर ईएमटी वॉल्यूम 3 में है, वाइंडिंग वाला चैप्टर, वाइंडिंग रस्सा, ये सब जाके देखो जाके, है ना, ये आप ही के लिए डाला हुआ है, ईएमटी वॉल्यूम 1 का लेक्चर पूरा मैं डाला हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? अरे भाई देखो, बहुत सारे लोग इसमें हैं सिर्फ जॉब करते हैं, मैं क्लास लेता भी हूँ, लाइव बहुत बार ले चुका हूँ, लेकिन लड़के आ ही नहीं पाते क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं। मैं आपका पोर्शन रिकॉर्ड कर करके डाल दे रहा हूँ। क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मेरे को मेहनत नहीं लग रहा है, मैं लाइव पढ़ाता तो भी उतना ही मेहनत लगता, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 पूरा डाला हुआ है, A to Z पोर्शन है, MMR का थोड़ा सा बचा हुआ है, एक्ट पूरा डाला हुआ है, पूरा रूल पूरा डाला हुआ है, MBTR पूरा डाला हुआ है, रेस्क्यू रूल पूरा डाला हुआ है ना, ये सब पूरा डाला हुआ है। तो ये सब आप नहीं देखोगे जाके, आप क्या बोलोगे? जो छूटा हुआ है ना, जो छोटा वाला पोर्शन है जो हम अभी पढ़ा रहे हैं रिकॉर्ड कर, आप वही बोलोगे सर MMR डालिए ना पूरा, तो ये आप बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि EMT वॉल्यूम 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3, ये सब नहीं देखोगे। देखोगे कौन सा मास्टर का कमी है, कौन सा छूटा हुआ है, वही मास्टर को मैसेज करते कि यार ये वाला काहे नहीं डाले अभी तक, ऐसा वैसा। तो ये पोर्शन डाल दूंगा आपका, समय से पहले डाल दूंगा, समय से पहले ही मैं आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा, आप उसका टेंशन ना ले, ठीक है। रॉब कैपिंग क्या होता है? जो रस्सा होता है उसको हम लोग केज से जोड़ने के लिए, इसको हम लोग रस्सा को एक हुक जैसा होता है ऐसे करके उसको क्लैम से टाइट करके फंसाते हैं, उसको बोलते हैं रॉब कैपिंग। तो रॉब कैपिंग हर 6 महीने में किया जाता है, हर 6 मंथ में क्या होता है हमारा रॉब का कैपिंग किया जाता है, ठीक है। हर 6 मंथ में हम लोग को रॉब का कैपिंग किया जाता है। उसके बाद एक और चीज इसमें बोला गया है यार, मेरे दिमाग से रह गया, जब रॉब का जब रीकैपिंग करेंगे, रॉब को जब खोल के फिर से लगाएंगे 6 महीना में, तो हम लोग क्या करेंगे, उस रस्सा का फिर से 2 मीटर का टुकड़ा काटेंगे, 2 मीटर का टुकड़ा, और इसको लैब भेजेंगे टेस्टिंग के लिए कि भाई इसका स्ट्रेंथ क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब नया रस्सा लाए थे ना, तो हम लोग 3 मीटर का टुकड़ा काटे थे, 3 मीटर का टुकड़ा काटे थे, लेकिन वही वाला जब पुराना रस्सा है ना, यानी कि जब हम रीकैपिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, 2 मीटर का रस्सा काट रहे हैं, 2 मीटर टुकड़ा का रस्सा काट रहे हैं। तो ये डाटा को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है। रॉब का जो टुकड़ा काट रहे हैं वो 3 महीना के अंदर आपका जांच हो जाना चाहिए, 3 महीना के अंदर, 3 महीने से ज्यादा पुराना रस का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। जब नया भी लेते हो ना, तो नया लेने के जस्ट 3 महीना के अंदर आपको काट के उसका टेस्टिंग के लिए भेजना है, ठीक है, उसका टेस्टिंग के लिए भेजना है। इसके बाद कभी कोई पूछता है कि कैपिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा। कैपिंग का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है या मैक्सिमम स्टैटिक लोड है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ये 10 टाइम्स से ज्यादा नहीं होगा, 10 टाइम्स होना चाहिए कम से कम, ठीक है, ओके। चलिए, रिकैपिंग हो गया। ओवर वाइंडिंग जब होता है तब हमको रिकैपिंग करना पड़ता है, और हम लोग सॉकेट वॉकेट का करते हैं कुछ, ठीक है। जैसे जब रिकैपिंग करते हैं ना या कैपिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमको उसमें डाल के वेल्डिंग जैसा करना पड़ता है। उसको टाइट तो कर ही देते हैं, उसमें सॉकेट रहता है, उसमें हम लोग फंसाते हैं, और फंसाने के बाद गर्म करके उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करने के बाद फिर उसको हम लोग उसमें चिपकाते हैं। तो जो गर्म करते हैं, तो गर्म करने वाला जो व्हाइट मेटल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट मेटल वाला जो हमने बताया ना, जो रस्सा इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट मेटल से हम लोग गुना का ये करते हैं, जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 8 टाइम्स। व्हाइट मेटल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 8 टाइम्स सॉकेट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सॉकेट है हमारा, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको इसको मेल्ट करना पड़ेगा, जैसे वेल्डिंग करते हो ना भाई आप, जैसे आप वेल्डिंग करते हो, समझिए ये वेल्डिंग ही कर रहे हैं आप, जो रस्सा है कैपिंग करने के बाद, टाइट करने के बाद इसको वेल्डिंग ही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है 300 डिग्री, ये किसका है, व्हाइट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको पूरा मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद फिर हम लोग उसको उसमें डालते हैं और गर्म करते हैं, और फिर ठंडा करते हैं बाद में, ताकि वो जम जाए, फिक्स हो जाए। और 360 डिग्री 363 डिग्री से ज़्यादा गर्म हम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग में था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी आपका रेगुलेशन 2 खत्म हुआ। अब आपका टास्क है, होमवर्क है कि भाई आपको रेगुलेशन नंबर 87, रेगुलेशन नंबर 87 और 88 आपको घर में बस रीडिंग डालना एक बार अच्छे से, और जो पॉइंट मैंने लिखा है ये सभी पॉइंट आप अच्छे से लिख लें, याद कर लें,
है ना। कोशिश कीजिए खुद से भी एक नोट्स बनाने का, क्योंकि खुद जो आप बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा, भले किसी और को समझ ना हो, लेकिन खुद जरूर बनाएंगे अपने लिए। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।